डॉक्टर विवेक शर्मा, सहआचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम फोटोसिंथेसिस के इतिहास के बारे में बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण इस पृथ्वी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हरे पौधे सूर्य से आने वाली लाइट एनर्जी को यानी प्रकाशीय ऊर्जा को अपने अंदर समाहित वर्णकों द्वारा यानी ग्रीन पिगमेंट्स के द्वारा केमिकल एनर्जीज या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रक्रिया इस पृथ्वी की संपूर्ण बायोस्फीयर का मुख्य स्तंभ है। इकोसिस्टम में प्रथम ट्रॉफिक लेवल पर स्थित हरे पौधे जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 को प्रयुक्त करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें कन्वर्टर्स या परिवर्तक भी कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण ही सभी ट्रॉफिक लेवल्स के हेटेरोट्रॉफ्स यानी परपोषी इन पर निर्भर रहते हैं पौधों पर। और आपको ये भी विदित है कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा यानी एनर्जी का जो स्रोत है, सोर्स है, वो सूर्य है, जिसके अंदर निरंतर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर फ्यूजन प्रोसेस चलती रहती है, और जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर के एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। और सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचती है। इसमें से विजिबल स्पेक्ट्रम यानी दृश्य प्रकाश को पौधे प्रयुक्त करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर यानी शर्करा का निर्माण करते हैं। वर्तमान में जो फोटोसिंथेसिस की जो नॉलेज है, ज्ञान है, जैसा आप जानते हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, C3, C4 साइकिल, कैम्प साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन आदि। तो ये सब जो ज्ञान है जो हम अभी तक अर्जित कर पाए हैं या जिसको हम जानते हैं, इसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो कई वैज्ञानिकों का योगदान है, और जिनकी खोजों के वजह से, डिस्कवरीज के कारण ही हम ये ज्ञान अर्जित कर पाए हैं। अतः यह प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले इनके बारे में यानी हिस्ट्री के बारे में जानना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को समझने से पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान एकत्रित करें। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, मेकिंग एंड बिल्डिंग, यानी एक साथ जोड़ना और कुछ बनाना। तो ये देखा जाए बच्चों तो इट इज ए फाइटोबायोलॉजिकल रिएक्शन। ये एक फाइटोबायोलॉजिकल रिएक्शन है दैट इज इनिशिएटेड थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी by photosynthetic pigment, the absorbed energy ultimately being used for the assimilation of CO2, that is formation of organic compound. ये एक फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से, अवशोषण से उत्प्रेरित होता है। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं, और इस एसिमिलेटरी पावर जो है वो CO2 के एसिमिलेशन में प्रयुक्त होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। इसको हम सिंपल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय यूटिलाइजिंग CO2 एंड H2, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का निर्माण हरे पौधों के द्वारा लाइट की प्रेजेंस में और CO2 और H2 यानी जल को यूज करते हुए। नाउ सोलर एनर्जी जो है वो इस प्रक्रिया के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ATP के रूप में ये हाई एनर्जी बॉन्ड जो ATP है इसमें ये लॉक्ड अप हो जाती है। अब बच्चों, जितनी जो टोटल फोटोसिंथेसिस हो रही है पृथ्वी पर, इसमें से 90% जो है वो समुद्र में रह रहे जीव यानी एल्गे और फाइटोप्लैंक्टन्स और हाइड्रोफाइट्स, इनके द्वारा ही हो पाती है, क्योंकि जल में जो CO2 की मात्रा है वो स्थल में CO2 की मात्रा से अधिक है। स्थल में करीब, आप बच्चों जानते हो कि CO2 जो है 0.03% ही पाई जाती है, जबकि जल में ये 0.3% के लगभग पाई जाती है। खाली जो पूरी सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर आ रही है उसमें से मात्र 0.2% ही पौधे फोटोसिंथेटिक सिस में प्रयुक्त कर पाते हैं। और सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है वो साइनोबैक्टीरिया में देखी गई। उसके बाद ये प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट इवोल्व हुआ, और उन सारे जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये प्रक्रिया पाई गई।
बच्चों हम इसको फोटोसिंथेसिस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस वेयर वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन एंड CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जहां पर कि जो जल है वो ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन देता है और जो CO2 है वो रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन में और मे नॉट इवॉल्व एज बाई प्रोडक्ट। प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन उत्सर्जित भी हो सकती है और या उत्सर्जित नहीं भी हो सकती है। जिस जगह पे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि यूकैरियोट्स और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। जहां ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती उसे हम एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कॉमन है। इसके अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात करें फोटोसिंथेसिस के, तो हम देखेंगे सर्वप्रथम जो नाम आता है वो आता है अरिस्टोटल एंड थियोफेस्टस का। थियोफेस्टस जो है अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे और ये 370 BC के अंदर इन्होंने ये बताया कि इनका ये मानना था कि पौधे अपना संपूर्ण भोजन यानी कार्बनिक और अकार्बनिक ये मृदा के जीव पादप डेब्रिस या मृदा ह्यूमस से प्राप्त करते हैं और इसको उन्होंने ह्यूमस थ्योरी कहा। इसके बाद जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट, ये नीदरलैंड के केमिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे और फिजिशियन भी थे। इन्होंने विलो के पौधे पर प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि पादप की वृद्धि में जल का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रयोग के लिए इन्होंने ओवन में सूखी और पूर्व में तोली हुई सॉइल ली और उसमें 5 पाउंड लगभग भार के पौधे को उसमें उगाया 5 वर्ष के लिए, और उन्होंने उन 5 वर्ष में उस पौधे को मात्र जल ही दिया। 5 वर्ष बाद वो पौधा 169 पाउंड के पादप में परिवर्तित हो चुका था और मृदा को तोलने पर उसमें मात्र 2 औंस की कमी पाई गई। इससे यह निष्कर्ष निकला कि पौधे में भार की वृद्धि जल से आई है, जबकि इससे पूर्व में अरिस्टोटल के समय में यह माना जाता था, यह धारणा थी कि पौधे में ह्यूमस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देन जॉन वुडवर्ड, ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, एंटीक्वेरियन थे और जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1699 में ये प्रतिपादित किया कि सब्जियों में वृद्धि सिर्फ जल द्वारा ही नहीं होती, अपितु मृदा भी वृद्धि में अपना भागीदारी निभाती है। इसके बाद स्टीफन हेल्स 1727 में इन्होंने ये कहा कि पौधे वायु तथा प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसेस के आदान प्रदान का कुछ अनुमान दिया, कुछ आइडिया दिया। उन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने एक कैंडल ली, मोमबत्ती ली, उसको जलाया और उसके बाद उसके ऊपर एक बेल जार उल्टा करके रख दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि ये जो मोमबत्ती है वो बुझ गई। फिर उन्होंने एक दूसरा बेल जार लिया और उसके नीचे उसके अंदर एक जीवित माइस को यानी चूहे को रख दिया और उसके पास पश्चात उन्होंने देखा कि कुछ समय पश्चात वो चूहा भी जीवित नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने बेल जार के अंदर मोमबत्ती जला के और एक जीवित चूहे को रखा। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि मोमबत्ती बुझ गई है और चूहा मर गया है। इसके बाद उन्होंने एक मिंट का पौधा लिया, पुदीने का, और उसको लेकर के उन्होंने इस बेल जार के अंदर, जिसमें मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती थी और जीवित चूहा था, उस पे रखा। उन्होंने देखा कि जो चूहा और मोमबत्ती है वो उतने ही समय में अभी जीवित है। उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि
जो पहले वाले बैजाज में जिनमें चूहा और मोमबत्ती, चूहा मर गया था और मोमबत्ती बुझ गई थी, उसमें जो एयर है वो इंजर्ड हो गई थी, यानी फाउल्ड एयर हो गई थी पोजिस्टोन के कारण। और इसमें जब मिंट पौधे को रखा तो ये जो एयर है वो प्यूरिफाई हो गई, और उन्होंने इस प्रयोग से खोजा कि हरे पौधे के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है। यद्यपि उन्होंने प्रकाश संश्लेषण में CO2 व प्रकाश के महत्व को नहीं पहचाना। इसके बाद जैन इंगनहाउस, इन्होंने, ये एक ऑस्ट्रेलिया के सम्राट के चिकित्सक थे, इनकी दिलचस्पी प्रेस्टले के अनुसंधान पत्रों में, रिसर्च पेपर्स में हो गई, और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधे सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में वायु को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात प्रकाश तथा पौधे की हरितता यानी ग्रीननेस, जिसको हम अभी क्लोरोफिल कहते हैं, अशुद्ध वायु को शुद्ध करने के लिए आवश्यक हैं। और ये इन्होंने इसके लिए प्रयोग किया जिससे ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे। इन्होंने एक बीकर के अंदर एक फनल को उल्टा रखा और उसमें कुछ हाइड्रोफाइट्स रख दिए, और ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं, और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगा दी इन्वर्टेड, और इसको इन्होंने सर्वप्रथम अंधेरे में रखा। तो इन्होंने देखा कि प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर इन पौधों पे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई बबल्स नहीं निकले। फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रकाश में रख दिया, लाइट में रख दिया। तब इन्होंने पाया कि इन पौधों में से छोटे छोटे बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं लाइट की उपस्थिति के अंदर, और तब इन्होंने पहचाना कि ये बबल्स जो हैं ऑक्सीजन के हैं। इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दी थी। इन्होंने बताया कि कार्बनिक एसिड प्लस वाटर, लाइट और ग्रीन प्लांट्स की उपस्थिति में, यानी प्रकाश होना चाहिए और ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए, ये ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने इस प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन दी। नाउ जीन सैनिबियर ने, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले में जन्मे एक नेचुरलिस्ट थे, और इन्होंने पादप कार्यकी के ऊपर यानी प्लांट फिजियोलॉजी पर काफी लिटरेचर लिखा है, और ये फोटोसिंथेसिस के प्रारंभिक अनुसंधान के पायोनियर भी रहे हैं, प्रदर्शक रहे हैं। इन्होंने ये इंगित किया कि CO2 की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, कि जैसे जैसे CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती है, ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो उसकी अमाउंट भी बढ़ता जाता है। उनका यह मानना था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन सीधे डायरेक्टली पौधे के द्वारा अवशोषित CO2 से आती है, यानी जो ऑक्सीजन निकल रही है वो उसका डायरेक्ट सोर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दृश्य प्रकाश की लाल तरंगदैर्ध्य यानी रेड वेवलेंथ की जो इफेक्टिवनेस है उसकी भी खोज की थी। यानी जो विजिबल स्पेक्ट्रम, जैसा मैंने बताया था अभी, कि पौधे जो हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और उसमें जो है रेड लाइट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसकी खोज भी इन्होंने ही की थी। इसके बाद निकोलस थियोडोर डी सुसरे, इन्होंने ये निरीक्षण किया कि पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का अवशोषण होता है, ना कि कार्बनिक अम्ल का, जैसा कि जैन इंगनहाउस ने कहा था। कि इन्होंने ये कहा कि CO2 के जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब करती है, और इन्होंने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जन तथा CO2 अवशोषण में प्रकाश के महत्व को परस्पर संबंध को समझाया। इन्होंने ये बताया बच्चों कि पौधे द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में निर्मित कार्बनिक पदार्थ तथा ऑक्सीजन उत्सर्जन की मात्रा CO2 अवशोषण से ज्यादा होती है, तथा ये निष्कर्ष निकाला कि CO2 के अलावा जल भी प्रकाश संश्लेषण का रॉ मटेरियल बनता है। इसके बाद पेरे जोसेफ पेल्टियर एंड जोसेफ बिनाइम कैवनेटा
ने 1818 के अंदर ये बताया कि इन्होंने पर्ण के हरे रंग को क्लोरोफिल कहा, और ये इन्होंने इसके साथ मतलब क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट किया, अलग निकाला, और इन्होंने ये भी बताया कि अल्कोहल में पर्णों को उबालने पर क्लोरोफिल को पृथक किया जा सकता है। इसके बाद हेनरी डुट्रोचॉट ने 1837 के अंदर इन्होंने परासरण की वास्तविक खोज की और पौधों में कोशिका की खोज की के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्लोरोफिल के महत्व को समझाया। इन्होंने प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें जो क्लोरोफिल का महत्व है उसको समझाया। नाउ जूलियस रॉबर्ट मेयर, ये जर्मन फिजिशियन थे, और इन्होंने ये बताया कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम को प्रतिपादित किया, जिसके आप जानते हैं बच्चों, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी का उत्पादन भी नहीं किया जा सकता और इसका ह्रास भी नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो सकती है। इसमें इन्होंने बताया कि ये पौधे जो है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी जल, लाइट और ग्रीन प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन प्लस ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं, केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, ये अब तक का, यहाँ तक जूलियस रॉबर्ट मेयर तक का ये सफर था फोटोसिंथेसिस में। अब नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम दूसरी अपने लेक्चर में बात करेंगे।